हर्षा जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि ट्रम्प बेसिकली एक व्यवसायी व्यापारी हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कंपनी को कैसे खरीदी जाए। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैं उनको नमन और सलाम करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दे को समझाया। देखिए हर्षा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कुछ दिन पहले अपने मंसूबे साफ किए थे कि वो गाजा पट्टी को एक रिवेरिया टाइप एक रिजॉर्ट में बनाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार पहले भी कह चुके थे कि गाजा पट्टी बहुत सुंदर जगह है, जो एक समुद्र के किनारे है, उसका मौसम अच्छा है। तो जो उनके मंसूबे थे उन्होंने साफ कर दिए जब उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मैं वहां रिवेरिया टाइप एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमस ने, हिजबुल्लाह ने, ईरान ने, बाकी जितने मुस्लिम देशों ने, सब ने इसका खंडन किया। यहां तक फ्रांस और जर्मनी ने भी खंडन किया कि ये चीज नामुमकिन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर ये गाजा पट्टी को रिवेरिया टाइप बनाने में सफल हुए तो उन्हें पर्सनली बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो बड़े ठेके हैं वो उनकी कंपनियों को या उनके दोस्त की कंपनियों को मिलेंगे और पैसा उनके पास ही आना है। अब क्योंकि कोई भी उनकी बात को मान नहीं रहा था, अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़ के, तो अब उन्होंने एक नई जो एक बहुत स्मार्ट मूव चली कि मैं युद्ध की मैं धमकी देता हूं, और शायद इसमें उन्हें मानना पड़े। तो डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप का लॉन्ग टर्म प्लान है वो है कि अगले 4 साल के कार्यकाल में वो किसी तरह गाजा पट्टी पे कब्जा करें और वहां पे वो एक रिवेरिया टाइप रिजॉर्ट बनाए। और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अन्य अदरवाइज अगर हम देखें, कल भी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसराइल और मिडल ईस्ट में शांति की एक ही रास्ता है, वो है टू स्टेट सोल्यूशन। यही चीज दुनिया के बड़े बड़े नेता पिछले 50-60 साल से कहते आए हैं। जब से 14 मई 1948 को इसराइल ने खुद ही अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 181/2 के बिल्कुल खिलाफ था। और उसके बाद जब उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे दोबारा 1967 में कब्जा किया, तभी संयुक्त राष्ट्र ने अपना रेजोल्यूशन 242 में कहा कि ये जो कब्जा है इसराइल का गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, ये अवैध है। और बार बार दुनिया के बड़े नेता कहते रहे हैं, अगर हम किताबें पढ़ेंगे उसमें सब ने कहा है कि पहले दिन से कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता एक ही है, वो टू स्टेट सोल्यूशन। क्योंकि जैसे कुछ लोग इस युद्ध को दो धर्मों का युद्ध दिखा रहे हैं, ये दो धर्मों का युद्ध नहीं है, ये एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। जब तक इसराइल इस बात को नहीं मानेगा, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी, कत्लेआम होता रहेगा, खून की नदियां बहती रहेंगी, दोनों पक्ष लड़ते रहेंगे। लेकिन एंड में सोल्यूशन वही होगा जो दशकों से बड़े नेता कहते हैं, जो कल हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, टू स्टेट सोल्यूशन। बिल्कुल जय सोडी जी, जैसे कि आपने कहा कि ये एक ज़मीन के टुकड़े की लड़ाई है, तो यूके देवनाथ जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रंप एक बेहद अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में बिजनेस के चलते, आपसी कलह के चलते आम जनता को क्यों हमेशा पिसना पड़ता है, क्यों वो सबकी चपेट में आती है? अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रही है कि वो दुनिया के जितने स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, खासतौर से ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्रफल जहां पर कि जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकलता हो, या कोई प्रेशियस मेटल निकलता हो, या रेयर अर्थ एलिमेंट निकलता हो, ऐसे देशों को अमेरिका हमेशा अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। तो अमेरिका को मालूम है कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राय प्राय सभी अरब मुल्कों में जमीन के नीचे कच्चा तेल मिलता है, गैस मिलता है, सीएनजी मिलता है। अमेरिका ने इन देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए रखने के लिए, दबदबा बना के रखने के लिए इसराइल को पाला पोसा है। हम जो लोग फौज में रहे हैं, हम हमेशा एक शब्द कहते, वाक्य कहते रहे हैं कि अमेरिका जो है इसराइल को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह से देखता है। यानी अमेरिका सोचता है कि इसराइल पश्चिम एशिया में, भूमध्य सागर और पर्शियन गल्फ के बीच में, इसराइल एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कभी डूब नहीं सकता। और यही हम देखते हैं कि अमेरिका ने इसराइल का इस्तेमाल करते हुए इराक को, सीरिया को, ईरान को, लीबिया को, मिस्र को, और तो और सऊदी और लेबनान को भी काबू में रखा हुआ है। तो ये अमेरिकी विदेश नीति का एक हिस्सा है
ऐसा अमेरिका ने ना सिर्फ पश्चिम एशिया में किया है, अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई की दुश्मन को काबू में रखने के लिए, पुराने समय में रूस को काबू में रखने के लिए, और आजकल चीन को या चीन के इन्फ्लुएंस को सीमित करने के लिए अमेरिका इस तरह से इजराइल या दूसरे देशों का इस्तेमाल करता रहा है। तो इसमें अगर आम जनता, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है, तो अमेरिका ऐसी चीजों को इग्नोर कर देता है। जबकि हम देखते हैं कि जितने मानव अधिकार संगठन हैं उनका उदय और प्रचार मैक्सिमम अमेरिका से ही होता है। लेकिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को मालूम है, उनकी विदेश नीति रही है कि ठीक है, कुछ सौ कुछ हजार नागरिक किसी देश में मारे जाएंगे, लेकिन यह जरूरी है कि उस देश पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहे। ये हमने इराक में भी देखा, ये हमने लिबिया में भी देखा। अब ऐसा ही कुछ हम यूक्रेन में भी देख रहे हैं। यूक्रेन में आप देखिए, उन्होंने यूक्रेन को रूस के विरुद्ध प्रॉप अप कर दिया, खड़ा कर दिया, और बदले में हो क्या रहा है कि यूक्रेन के हजारों सिविलियन मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की विदेश नीति कहती है कि ठीक है, इसी बहाने रूस को तो कमजोर किया जा रहा है, इसी बहाने अमेरिका का प्रभुत्व, जो अमेरिका का दबदबा है, वो दुनिया में कायम है। जी हर्षा जी। बिल्कुल, मतलब अपना लाभ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जीएस सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, इस युद्ध का क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्या ये जो उकसावा यहाँ पर किया जा रहा है, जो भड़काया जा रहा है, उसमें वो सक्सीड करते हुए नजर भी आ रहे हैं हमें? आशा जी देखिए, अगले कुछ सालों तक तो युद्ध दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, इजरायली सेना अंदरूनी तौर पे दो बड़े रक्षा सुधार की वजह से पूरी तरह कमजोर हो रखी है। जो उसमें बढ़त थी 1948 से लेके कई सालों तक, जब वो कई दशकों तक जब वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती थी, अब उसमें बहुत फर्क आ गया, क्योंकि ये दो बड़े रक्षा सुधार हुए जो कि इजरायली सेना के लिए हानिकारक साबित हुए। तो अगले कुछ साल या अगले कुछ दशक तक तो इजराइल युद्ध नहीं करेगा, लेकिन अगले कुछ दशकों के बाद डेफिनेटली हमस दोबारा इजराइल पे हमला करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब से हमस ने 2007 में गाजा पट्टी पर शासन संभाला, ये पांचवी बार था जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमस पे हमला किया, और हर पांचवी बार में से हमेशा इजराइल को हमस के साथ सीज फायर करना पड़ा। और 2007 से जो ये 5 लड़ाइयां हमास के साथ हुई, पहली 3-4 लड़ाई में तो चीन ने पूरी तरह समर्थन नहीं किया हमास का, लेकिन जो 5वीं लड़ाई हुई, आखिरी लड़ाई 2023 7 अक्टूबर शुरू हुई, उसमें चीन ने पूरी तरह समर्थन किया, और आने वाले वक्त में भी चीन पूरी तरह हमास को समर्थन करेगा, और जिससे हमास की ताकत बढ़ती आएगी। हमने देखा इजराइल सफल जरूर हुआ हमास की टॉप लीडरशिप को मारने में, इस्माइल हानिये को, याया सिनवार को, लेकिन टॉप लीडरशिप को मारने के बाद भी दिन प्रतिदिन हमास में कई नए लड़ाकू भर्ती होते जा रहे हैं। और हमने देखा कि जो ये 2-3 ये होस्टेज एक्सचेंज हुए, उसमें जितने भी हमास के लड़ाकू दिखे जिन्होंने अपने मुंह पे पट्टा बांधा हुआ था, उनमें जो जोश दिखा, वो तो कहीं लग ही नहीं रहा था कि वो 1.5 साल की लड़ाई के बाद वो थक गए हैं। वो तो वैसे ही फुर्तीले थे, वो तो वैसे ही नई यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। मेरे कहने का मतलब है कि अगले कुछ दशक तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद फिर हमास हमला करेगा, फिर कुछ दशक शांति होगी, फिर हमास हमला करेगा। इस पूरे जो कत्लेआम का अंत है, वो सिर्फ एक ही है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। जितनी जल्दी इजराइल इस बात को मान ले, उतना अपने लिए भी शांति लाएगा, मध्य पूर्व में भी शांति लाएगा, और अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा आशा जी। जब से ये 1.5 साल से युद्ध हुआ, इजराइल के तकरीबन 4 लाख नागरिक इजराइल छोड़ के चले गए। इजराइल की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। आज इजराइल के पास वो लोग नहीं है जो उसके खेतों में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इजराइल के खेतों में काम करते थे वो सारे बाहर के दूसरे मुल्कों के लोग थे, वो सारे भाग गए हैं, और इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। इजराइल कब तक इस चक्रव्यूह में फंसा रहेगा कि लड़ाई करेगा, कत्लेआम होगा, फिर कुछ दशक शांति रहेगी? इसका एक ही समाधान है, जो कल हमारे विदेश मंत्री जी ने भी कहा, 2 स्टेट सॉल्यूशन। सोडी जी, आप ये 2 स्टेट्स सॉल्यूशन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या आप लेमन टर्म में दर्शकों को समझा सकते हैं कि ये क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल हर्षा जी, 29 नवंबर 1947 को
संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रस्ताव पास किया था जिसका नंबर था 181/2। इसमें साफ तौर पे लिखा था कि इस पूरे इलाके के, जिसे पहले फिलिस्तीन कहा जाता था, इस पूरे इलाके में कितना इलाका इजराइल के पास जाएगा और कितना इलाका जाएगा इन मुसलमानों के पास, अरब्स के पास। अब उसमें थोड़ी अनबन थी दोनों पक्षों में, जो कि स्वाभाविक है जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव निकलता है। लेकिन इजराइल ने बजाय इस अनबन को टेबल पे बैठ के बातचीत से सॉल्व करने के लिए, उसने अगले साल 14 मई 1948 को स्वयं आजादी डिक्लेयर कर दी और पूरे इलाके पे अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद लगातार युद्ध चलते रहे, जैसे हम देखते आए हैं। हम्म। अब टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो पूरा इलाका है, इसमें कुछ इलाका इजराइल के पास रहेगा, कुछ इलाका फिलिस्तीनियों के पास रहेगा और दोनों आजाद देश होंगे, दोनों की अपनी पूरी चीजें आजाद होंगी। इजराइल इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि पूरा इलाका मेरा है और इस पे मेरा ही कब्जा होगा, बल्कि इजराइल अब तो ये भी बात कहने लगा है ग्रेटर इजराइल, जिसमें वो कहता है कि लेबनान का कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, जॉर्डन का कुछ हिस्सा, ये सारा हिस्सा होके मेरा ग्रेटर इजराइल होना चाहिए। तो जब तक इजराइल संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को नहीं मानता, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मानता कि इस इलाके में दो अलग देश होंगे, एक होगा इजराइल जिसमें यहूदी रहेंगे, एक होगा फिलिस्तीन जिसमें अरब या मुसलमान रहेंगे, इसी का मतलब है हर्षा जी टू स्टेट सोल्यूशन। बिल्कुल जे सोडी जी, आपने बहुत आसान भाषा में हमें समझाया कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। यूके देवनाथ जी, क्या लगता है आपको, क्यों ये टू स्टेट सॉल्यूशन को अपनाने से यहाँ पर इजराइल और गजा कतराते हुए नजर आ रहे हैं? हर्षा, कर्नल सूदी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। असली चीज ये भी है कि ओस्लो एग्रीमेंट उभय पक्ष ने साइन किया था। इजराइल के एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था इज़ाक रबिन। उन्होंने 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत यह मान लिया गया था इजराइल की सरकार के द्वारा कि इजराइल को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक होगा जिसमें यहूदी रहेंगे और एक हिस्सा होगा जिसमें कि अरब, फिलिस्तीन के अरब लोग रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल के एक्सट्रीम राइट विंगर्स थे, वो अपने को नेशनलिस्ट बताते थे, लेकिन फॉल्स नेशनलिस्ट ही होंगे। उन्होंने इज़ाक रबिन का खून कर दिया क्योंकि वह इस ओस्लो एग्रीमेंट से सहमत नहीं थे। इसलिए अभी हो ये रहा है कि नेतन्याहू जब से पावर में आए हैं, पिछले 18 साल से वो लगातार ओस्लो एग्रीमेंट की अनदेखी करते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और सब के सब अरब देश, भारत भी ओस्लो एग्रीमेंट का समर्थन करता है। बिल्कुल। तो अ, बहुत जल्दी ही जब ये युद्ध खत्म होगा, दोबारा यूनाइटेड नेशन के में बातचीत होगी और ओस्लो एग्रीमेंट को मान लेने के लिए इजराइल की सरकार को काबू में लाया जाएगा। बिल्कुल, जी। अब देखना होगा कि एग्रीमेंट आगे माना जाता है या फिर नहीं। जीएस सोडी जी और साथ ही यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में हमें समझाने के लिए।